हमारे नेता भले ही कितनी बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों न लगाएं, इस नारे को खोखला साबित करने के लिए कोई एक घटना सामने आ ही जाती है। ये दिल्ली के संगम विहार के एक मोहल्ले की तस्वीरें हैं। इस मोहल्ले की दीवारों पर राबिया को इंसाफ की मांग करने वाले पोस्टर लगे हैं। राबिया के लिए न्याय की मांग को लेकर आसपास के कुछ स्थानीय लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर जस्टिस फॉर राबिया ट्रेंड भी कर रहा है। लोग राबिया के दोस्तों और परिवार के सदस्यों की न्याय के गुहार की अपील भी साझा कर रहे हैं। राबिया के लिए कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई है। उनके परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए राजनीतिक नेताओं की कतार भी लग रही है। उनके द्वारा समर्थन का वादा किया जा रहा है। लोगों में गुस्सा है, निराशा है, साथ ही वे न्याय की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इसका असर दिल्ली पुलिस पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। शायद प्रशासन यह सोचता है कि विरोध होगा, नारे लगाए जाएंगे, राजनेता आएंगे और कुछ दिनों बाद लोग सब भूल जाएंगे। और यही कारण है कि आज हम राबिया के बारे में बात करेंगे। वह कौन थी, उसे क्या हुआ, ताकि लोग उसे याद रखें। 21 वर्षीय दिल्ली सिविल डिफेंस की कर्मी राबिया सैफी की कथित तौर पर 26 अगस्त को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हम आपको बता दें कि राबिया पीड़ित का काल्पनिक नाम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राबिया को बार बार चाकू से मारा गया और उसके निजी अंगों को बेरहमी से कुचला गया। घटना 26 अगस्त की रात की है। पुलिस को राबिया का शव फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड के पास मिला। 27 अगस्त को 23 वर्षीय मोहम्मद निजामुद्दीन नाम के एक शख्स ने कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन आकर आत्मसमर्पण किया और राबिया की हत्या की जिम्मेदारी ली। राबिया और निजामुद्दीन दोनों ही सिविल डिफेंस में काम करते थे। पीड़िता के परिवार का कहना है कि वो निजामुद्दीन को नहीं जानते थे और अभी उनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी। परिवार का आरोप है कि राबिया को किसी एक शख्स ने नहीं मारा, बल्कि कई आदमियों ने मिलकर राबिया का कत्ल किया है और अब परिवार मामले की सीबीआई जांच चाहता है। निजामुद्दीन ने पुलिस को बताया कि वह पिछले साल जनवरी में डीएम कार्यालय लाजपत नगर में संगम विहार इलाके की रहने वाली लड़की से मिला था। लड़की का दिल्ली सिविल डिफेंस में चयन हुआ था, उसके बाद भर्ती होनी थी। उसने लड़की का पहचान पत्र बनवाने में मदद की और बाद में दोनों में दोस्ती हो गई। निजामुद्दीन के अनुसार दोनों ने इसी साल 11 जून को साकेत कोर्ट में शादी की थी। निजामुद्दीन ने कहा कि उसे अपने पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में उनकी शादी के बाद ही पता चला। उसने अपने पत्नी से उसके तौर तरीके बदलने को लेकर कोशिश तो की, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया। 26 अगस्त को वह अपनी पत्नी को बाइक पर लाजपत नगर के सूरजकुंड ले गया, जहां दोनों में कहासुनी हुई। इसके बाद उसने गुस्से में आकर पत्नी को चाकू मार दिया और उसके शव को पास की झाड़ियों में फेंक दिया। हालांकि परिवार का कहना है कि राबिया की हत्या का मामला अलग है। उनका आरोप है कि राबिया उन्हें किसी मेहरा सर के बारे में बताया करती थी। वह राबिया के सीनियर थे। वह अपने माता पिता को बताती थी कि कैसे वह उसे एक लॉकर में रखने के लिए लाखों रुपए नकद दिया करते थे। हालांकि वह रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और तब से हिरासत में है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें राबिया की सहकर्मी यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि उसे मेहरा से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए ले जाया गया है। परिवार को शक है कि राबिया के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी। क्या राबिया नागरिक सुरक्षा कार्यालय में होने वाले किसी अपराध की गवाह थी? क्या उसे कुछ ऐसा पता था जिसके उजागर होने पर शक्तिशाली लोगों को उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था? हैरानी की बात यह है कि जहां तक राबिया के सीनियर्स की बात है तो उनको लेकर पूरी तरह से सन्नाटा है। इस मामले को लेकर HW न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने राबिया के वकील महमूद प्रचा से बात की। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है। फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में, जो सूरजकुंड पुलिस स्टेशन है, उसमें सिर्फ 302 के तहत FIR दर्ज की गई है। लेकिन अगर आप FIR को पढ़ ही लेंगे सिर्फ, और आपको अगर इस केस के तथ्यों के बारे में कुछ भी मालूम है, तो आपको ये साफ नज़र आ जाएगा कि पुलिस जो है कुछ छुपाने के लिए और कुछ लोगों को बचाने के लिए ये FIR दर्ज की है, ताकि मामले की सच्चाई कभी भी सामने ना आ सके और जो असली इसके पीछे साजिश है, जो करोड़ों रुपए का घपला है, जो इसके असली साजिश है, जिस वजह से इसके साथ इतना जानवरों की तरह व्यवहार किया गया, लड़की के साथ क्या क्या हुआ, वो सब पर्दे में ही रहे, कभी भी दुनिया के सामने ना आ सके। देखिए, कानूनी तौर पे और लीगली तौर पे तो ये दिल्ली में ही FIR होनी चाहिए थी, क्योंकि इस केस के बारे में अगर हम जो वर्जन सरकारें, दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस
या हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस दे रही है, अगर हम वो वर्जन मान लें, तब भी उसके हिसाब से भी दिल्ली में ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी सबसे पहले कालिंदी कुंज में। देखिए हैरानी की बात क्या होनी चाहिए, एक तो इतना बड़ा घृणित अपराध करके कोई खुद जाके सरेंडर करता है क्या कभी? तो इससे एक पहले तो शक नज़र आता है। मर्डर इनकी थ्योरी के हिसाब से, जो हमें सही नहीं लगती, सूरज कुंड में लाश होना बताया जाता है, सरेंडर आके इतनी दूर कालिंदी कुंज में क्यों करते हैं? अगर इतना ही सरेंडर करने का भी कोई औचित्य होता तो पास के पुलिस स्टेशन में किया जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो कालिंदी कुंज की पुलिस है वो कोई भी कार्रवाई नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। वो किस प्रकार से बॉडी या उससे कुछ क्वेश्चन नहीं करती, उससे कोई हथियार बरामद करने की कोशिश नहीं करती, उससे कोई डिस्क्लोजर नहीं लिखवाती। बुनियादी तौर पे एफआईआर कालिंदी कुंज में होनी चाहिए थी, क्योंकि पहली बार वहाँ पता लगा। अब अगर इससे थोड़ा पहले चला जाए तो लड़की जो बयान और सबूत सामने आ रहे हैं, तो लड़की को आखिरी बार उसके दफ्तर में देखा गया था, तो दफ्तर में एफआईआर होनी थी, दफ्तर में एफआईआर नहीं की। और इस तरह के बयान भी हैं हमारे पास, और जो आपके पास भी हैं, पब्लिक डोमेन में भी हैं, कि बच्ची को एक दिन पहले जो उसका बॉस था उसको अरेस्ट किया गया था करप्शन और करोड़ों रुपए के घोटाले के चक्कर में, जो कि कोविड वायरस का जो एक कैंपेन चल रहा है उसमें उसको जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके ऑफिसर को पकड़ा गया था, और एक करोड़ों रुपए का घोटाला खुद दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने उजागर किया था। अब आप उसको देखा जाए तो उस एस्पेक्ट पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। आप किसी भी पुलिस से पूछ लीजिए, चाहे तो हरियाणा पुलिस से या दिल्ली पुलिस से, इसको भी छुपाया जा रहा है। ये सभी चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं। और जो एफआईआर हरियाणा पुलिस ने लिखी है, फरीदाबाद या सूरजकुंड पुलिस ने लिखी है, उसमें बेटी के बाप के मुंह से ये कहलवाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही झूठ है, कि नाम लेके कि इस व्यक्ति ने हत्या कर दी, ऐसा हमें बताया गया है। हालांकि उनको कुछ पता ही नहीं था, अगले दिन सुबह तक उनको पता ही नहीं था। उनको तो हरियाणा से पुलिस आई थी, सूरजकुंड पुलिस, और उनको कहा था कि आप थाने आ जाओ, आपकी लड़की के बारे में कुछ बात करनी है। थाने पहुंच के बताया गया था उन्हें, और एफआईआर में देखिए क्या वर्जन है। तो इस तरीके से जो पुलिस इस तरीके से काम कर रही है, इससे ये साफ जाहिर है कानून की नज़र में भी, जो मैं आपको लीगली बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, कि एफआईआर या तो दर्ज होनी चाहिए थी कालिंदी कुंज में, या दर्ज होनी चाहिए थी जहाँ पे उसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ऑफिस है उस बच्ची का, जहाँ उसका बॉस एक दिन पहले ही जहाँ उसका बॉस पकड़ा गया था करोड़ों का घपला और घोटाला करके। एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है एक्चुअली ये, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के नाम पे, कि दुकानों से, होटल से, रेस्टोरेंट से या हॉस्पिटल से भी उगाही की जा रही है। ये उस घटना को ये बच्ची शायद कहीं इसके राज फाश ना कर दे, ऐसी कुछ साजिश की गंध आ रही है जिसको छुपाया जा रहा है। और हर एक व्यक्ति को एक, जो इन केसेस में होता है, असली बात छुपाने के लिए एक ऐसा ट्विस्ट दिया जा रहा है कि जिससे लड़की के और उसके परिवार वालों के ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम तराशी ऐसी कर दी जाए ताकि वो अपने आप को स्टिग्मेटाइज महसूस करें और इस केस को परस्यू ना करें। ये भी एक बड़ी साजिश चल रही है। इससे भी हमें, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, तो इससे भी एक हमें ऐसी हिंट मिल रहा है, गंध मिल रही है कि पूरा एक कैंपेन चल रहा है इस मामले की सच्चाई को दुनिया के सामने ना आने देने का। देखिए, अगर ये बात सच भी मान ली जाए तो क्या किसी पति को अपनी पत्नी का इस प्रकार से विभत्स तरीके से हत्या करने का अधिकार है? और कोई पति अपनी पत्नी का इस प्रकार से क्यों हत्या करेगा? तो ये सब चीज़ें, ये इस बच्ची को टॉर्चर किया गया है किसी वजह से। टॉर्चर आमतौर पे इसलिए किया जाता है कि उससे कोई बात उगलवानी होती है, या कोई चीज़ की वो चश्मदीद गवाह होता है कोई मरने वाला, तो टॉर्चर इन दो वजह से किया जाता है। तो टॉर्चर इतना क्यों करेगा और खुद जाके सरेंडर करेगा? इसमें तो सीधी सीधी फांसी होनी है ना। ये एक बच्चे को भी पता है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। इतनी बार अगर चाकू मारा जाएगा, उसके शरीर को शत विशत किया जाएगा, किस प्रकार से, मतलब कोई जानवर भी होगा तो ऐसे नहीं कर सकता, और ये एक व्यक्ति का काम भी नहीं लग रहा। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके निकाहनामा, जान पहचान लड़की की उससे, ये सब उस साजिश का हिस्सा है कि परिवार वालों पे भी दबाव बनाया जाए, लोगों के मन में भी एक शक पैदा किया जाए। ये तो एक आम घटना थी,
और लड़की के परिवार वालों को और लड़की के ऊपर ही एक तरह से इल्ज़ाम तराशी की जाए। इससे ज़्यादा घिनौनी हरकत मैं समझता हूँ जो भी लोग ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हैं, और बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग भी इस तरफ लोगों का ध्यान डालना चाह रहे हैं, तो वो इस सब साजिश में शामिल हैं। वो इस बात को याद करें, हम लोग उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम कानून के तरीके से इन सब लोगों को, ये सब लोग सस्पेक्ट हैं जो इस तरफ कहानी को डालना चाहते हैं, उनकी तलाश की जाएगी। और हम लोग इसकी इंक्वायरी चाहते हैं, सीबीआई से जांच हो इसकी, उसके लिए हम पिटीशन डालेंगे कोर्ट में, डाल रहे हैं बहुत जल्दी। और इन सब लोगों को भी मुलजिम बनाया जाएगा, इन सब लोगों से पूछताछ होगी जो इस केस को, इतनी विभत्स घटना को एक दूसरा रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मुलजिम है इस केस में। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।